जय हिंद कमांडो। मैं योगी दाकरे वायराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कमांडोज। और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और जैसा कि आपको पता है मेरे शेरों कि पिछली क्लासें आपकी ज़बरदस्त फंसी हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका पैटर्न आया है। हिंदी की, इंग्लिश की, बायोलॉजी की आज पेपर है। सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर देना, बढ़िया से देना, फाड़ देना, कुछ भी छोड़ना मत। बस अब हमारा अगला टारगेट फिजिक्स का है। फिजिक्स को हमें इतना कर लेना है, जैसा कि आपको पता है क्लास में मैंने एक एक चीज़ कराई है। क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑफलाइन क्लासें ज़बरदस्त रहेंगी हमेशा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन नहीं आ पाती हैं, तो वो ऑफलाइन में ही बताई जाती हैं। तो उनको अच्छे से मजा लेना, जितना अब तक किया है वो सारा रिवाइज कर लेना। फिर भी मैं एक तरह से जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स में, उनके लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। वो अच्छे से इस क्लास का आनंद लेना और मज़े से तैयार कर लेना। सबसे पहले हम फर्स्ट फिजिक्स को लेंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ आ जाए। जल्दी समय न गवाते हुए बच्चा क्लास को जल्दी से शुरुआत करते हैं। और मेरे शेरों, अभी भी जिन बच्चों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने भाई या गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो बेटा ये गलत बात है। आप लोगों का ये कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं इस समय। आप लोगों का ये कर्तव्य है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। बच्चे 5K चाहिए मुझे, 5K मुझे मेरा टारगेट है। 5K करवा दो बच्चा, 5K सब्सक्राइबर हो जाए चैनल के, तो मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज की क्लास की ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं बाबा का नाम लेकर के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू। क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं फिर एक और बार कह रहा हूं, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा सब्सक्राइब बटन पर जाके इसे क्लिक कर देना है, बेल आइकन को दबाना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, देन शेयर करना है। और चैनल का नाम है y.raj डिफेंस क्लासेज। चैनल का नाम क्या है मेरे शेरों? y.raj डिफेंस क्लासेज चैनल का नाम है। अच्छे से इसको शेयर कर दो, बढ़िया से, ठीक है। और आज की जबरदस्त मोटिवेशन के साथ दूसरा ये है कि जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं और तुम्हारे भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अपडेट्स रहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स रहने के लिए, वो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है GS भाई योगी सर के नाम से। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ऐड मेंबर पर जाके बहुत सारे बच्चों को जोड़ सकते हो। टेलीग्राम क्या है अपना? GS भाई योगी सर के नाम से। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से दिखता है, मेरा फोटो लगा है। दूसरा, आज का जबरदस्त मोटिवेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना मोटिवेशन के मजा नहीं आता क्लास में। तो बस मजबूत होने में तभी मजा है, मजबूत होने में तभी मजा है मेरे शेरों, जब सारी दुनिया तुम्हें कमजोर करने में तुली हो, जब सारी दुनिया तुम्हें कमजोर करने में तुली हो मेरे शेरों। तो आज के जबरदस्त मोटिवेशन के बाद क्लास की शुरुआत करते हैं, आनंद लेते हैं आज की क्लास का। नॉन स्टॉप क्लास है। पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और वैद्युत ध्रुव। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा बारीकी से, अच्छे से समझते चलना, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझते चलना। तो पहला है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? आवेश का वह गुण जिसके कारण वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है मेरे शेरों। सुनते भी जाना, लिखते भी जाना, एक एक चीज को ड्रॉ कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है फिजिक्स। फिजिक्स का तांडव होने वाला बच्चा, फिजिक्स का दंगल होने जा रहा है आज। जीत जाओ, कौन जीतेगा। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक बेटा क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई जाती है, और धनावेश पर इलेक्ट्रॉन की क्या दिखाई जाती है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश हो जाता है, जिससे प्रोटॉन पर धनावेश आ जाता है, और इससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। और धनावेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई जाती है। ऋणावेशित वस्तुओं हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आवेशन क्या है? आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। आवेशन की प्रक्रिया क्या है? चार्जिंग कहते हैं इसे। और आवेशन का मतलब है मेरे शेरों, मेरे बच्चा, मेरे शेरनियों, मेरे रसगुल्लो, आवेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, विद्युत आवेशों के मूल गुण क्या हैं? कि ये आवेशों का संरक्षण कर सकते हैं, आवेशों का संरक्षण कर सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जाता है कि विलगित निकाय में कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विकल्प में आएगा कि विलगित निकाय में कुल आवेश क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आवेश का क्वांटीकरण कई बार पूछा गया लघुत्तरी में आपका। आवेश का आपके दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, विकल्प और आपके न्यूमेरिकल सब कंप्लीट होने वाले हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेना। और ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त साबित होगी जिन्होंने कुछ फिजिक्स में पढ़ा है, उनके लिए तो मजेदारी आ जाएगी, उनके लिए तो मजेदारी आ जाएगी।
दूसरा, आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इसे मूल आवेश कहते हैं। अर्थात आवेश का ऐसा गुण यानी आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर कोई ना कोई आवेश होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और Q बराबर एन ई फॉर्मूला होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई कौनी जिसे मैं कहता था वो फॉर्मूला है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, +2 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। एक एक बारीक पॉइंट को मैं इस समय बोल रहा हूं, एक एक बारीक पॉइंट को विशेष ध्यान रखना मेरे शेरों। अगला, आवेश की योज्यता क्या होती है, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, बहुत सारे आवेशों को आप जोड़ सकते हैं, इसे मेरे शेरों आवेश की योज्यता कहते हैं, इसे आवेश की योज्यता कहते हैं। अब है विद्युत रोधी पदार्थ या चालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से नहीं बह सकती है उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। कांच, लकड़ी, प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है धातुएं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, धातुएं। अब बेटा कूलाम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, दीर्घ में लघु में दोनों में पूछा जा सकता है। यानी कुल मिला के दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में लगने वाले बल को कूलाम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। देखो ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच में जो बल लगेगा उसे कूलाम बल भी कहा जाता है। अर्थात निर्वात या वायु में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का निर्धारण किसके नियम द्वारा करते हैं, कूलाम के नियम के द्वारा करते हैं। इसमें अर्थात F बराबर फॉर्मूला हो जाता है K Q1 Q2 बट्टे r²। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। और इसमें इसमें K का जो मान होता है, K का मान होता है 1/4πε0 होता है। और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, यहाँ पे निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं मेरे शेरों। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन की विमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की m इनवर्स L - 3 T4A2, इसकी क्या होती है, विमा होती है, डायमेंशन होती है एप्सिलॉन नॉट की। काफी बार पूछी गई मेरे शेरों, छाप लेना पेपर के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, अब कंडीशन बता रहा है यदि आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है तो K हट जाएगा। कुल मिला के निर्वात में दूसरा अन्य कोई माध्यम है तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे r²। कुल मिला के अगर मान लो, अगर कोई परावैद्युतांक K मान लें अगर हम, तो एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको K का मान दे देगा परावैद्युतांक का और आपसे एप्सिलॉन का मान पूछेगा। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है। एप्सिलॉन क्या चीज होती है, यहाँ पे माध्यम की वैद्युशीलता होती है। कुल मिला के अगर आवेशों के बीच में हवा या निर्वात अन्य कोई माध्यम स्थित है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन खाली और Q1 Q2 बट्टे r²। एप्सिलॉन खाली क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता होती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरे शेरों, निर्वात की वैद्युशीलता होती है। अब परावैद्युताओं के लिए K का मान क्या रहता है, 1 से ज्यादा होता है। और धातुओं के लिए K का मान कितना होता है, अनंत होता है। काफी बार पूछा गया है, धातुओं के लिए K का मान कितना रहता है, अनंत रहता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε Q1 Q2 बट्टे r² हो जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है मेरे शेरों, जिसमें कई बलों को जोड़ दिया जाता है, वही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अर्थात किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेश के कारण लगने वाले परिणामी बल विभिन्न प्रकार के बलों के योग के बराबर होते हैं। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया, जो खींची गई ये काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं। काल्पनिक और कैसा वक्र होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिससे किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह या तो आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा सुन लो, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, रिवीजन करना बच्चा, पूरा रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन कहते हैं इसे। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश दूसरे आवेश को रखने पर अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे
तो बस इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर एफ बट्टे क्यू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट होता है इसका मान। ई बराबर, या फकुई बोल सकते हैं इसको, एफ बराबर क्यू इंटू ई। यहां तक क्लियर हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है बच्चा? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है इसका मात्रक। वोल्ट प्रति क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है इसका मात्रक। अब आ जाओ, अब इसके आगे एफ बराबर क्यू ई मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस क्यों आ जाता है इसमें, वो ऋणावेश पर बल की दिशा दिखाता है, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र के क्या है, वो विपरीत है, इसीलिए माइनस आया है। किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछी जाती है तो E बराबर 1/4πε Q बट्टे R स्क्वायर होता है। E बराबर 1/4πε Q बट्टे R स्क्वायर होता है। अगर आपसे पेपर में ये सदिश रूप में लिखवाने के लिए कहता है तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर लगा देंगे सीधा सीधा, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि समान परमाणु या विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। HCl, H2O, HBr, NH3, CH4 ये सब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अब आ गया वैद्युत द्विध्रुव का आगुण, इसे P से प्रकट करते हैं। पकौड़ी वाली ट्रिक है, P बराबर Q इंटू डी होता है फॉर्मूला, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के किसी एक आवेश का मान दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। P बराबर Q इंटू डी, यानी इसका विमा होती है LTA। P की विमा क्या होती है? द्विध्रुव आगुण की विमा है LTA होती है बच्चा। और वैद्युत द्विध्रुव ई को तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में अगर थीटा कोण से घुमाया जाए, फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले बेटा रट लो, पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लो, न्यूमेरिकल इनके बिना नहीं होंगे। और वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर जो बलागुण लगता है टाउ, वो किसके बराबर होता है? टाउ बराबर P इंटू ई फॉर्मूला होता है। या टाउ बराबर खोल देंगे इसको तो PE साइन थीटा फॉर्मूला हो जाता है। PE साइन थीटा फॉर्मूला हो जाता है। इस तरीके से आपका यहां तक क्लियर हो गया। अगला है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कहता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में क्या कहता है वो, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा क्या होती है? U बराबर होता है माइनस PE। अगर आपसे कहता है कि E से कोई थीटा कोण पर है तो E बराबर माइनस PE क्या होता है? कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूला पर सवाल आते हैं, अच्छी तरह से कर लेना। दो डेरिवेशन इसमें फिक्स है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का। डेरिवेशनों को चाट जाना बढ़िया तरीके से। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति का फॉर्मूला ये होता है कि अच्छी स्थिति में 2P लगा देते हैं और निरक्षी स्थिति में P लगा देते हैं। दोनों फॉर्मूलों में बस इतना सेम अंतर है। और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अच्छी स्थिति में 2P बट्टे RQ करते हैं, निरक्षी स्थिति में P बट्टे RQ करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना, कमेंट करके बता देना। मैं सबकी कमेंट देख रहा हूं, देखते कमेंट करते रहना मेरे शेरों। अब कुछ क्वेश्चन है जो इसमें बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, और बोर्ड परीक्षा के बहुत सारे क्वेश्चंस में फास्ट ट्रैक रिवीजन में ही कराऊंगा, तो देखते चलना अपने। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया, क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। काफी सनों में आया हुआ, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। या वोल्ट प्रति मीटर होगा। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर पथगमन कैसा होगा उसका? हमेशा पथगमन परवलयाकार होता है। छाप लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं। एक आवेश के बीच में लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो आपको पता है Q की विमा क्या, Q का विमा क्या होगी? IT होता है। IT की यानी AT हो जाएगी, AT मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है 4πε0 कांस्टेंट हो गया। बल की विमा क्या होती है? MLT-2 होती है, ठीक है। और क्या होगा? लंबाई का L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एडजस्ट कर लेंगे तो ML-3T4A2 हो जाएगी। विमीय समीकरण जो आपको पूछी थी, वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण पूछा था, एप्सिलॉन का विमीय सूत्र पूछा था, वो आपने बता दिया। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए कूलम का नियम सदिश रूप में बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना अपने नोट्सों से, जहां से भी आपने पढ़ा हो, जैसे भी किया हो। एक डेरिवेशन आपको द्विध्रुव आगुण पर आना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और अच्छी स्थिति का व्यंजक तो अच्छी तरीके से आपको तैयार करना ही करना है। इसमें क्या करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी ले लेंगे, आप ए भी ले लेंगे, और इन पर -Q और +Q आवेश दिखा देंगे। बीच की दूरी कितनी कर देंगे? 2L कर देंगे। परावैद्युतांक K मान लेंगे। तो बस आप क्या करोगे?
कोई दूसरी जगह बिंदु, इसी के सामने दूसरी जगह बिंदु P मान लेंगे, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी R मान लेंगे, दूरियों को अच्छी तरह से डिवाइड करके बस इसके जब डेरिवेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो डेरिवेशन हमारा निकल के आ जाएगा 2p/r³ वाला। इस तरीके से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अच्छी स्थिति का, आप कर लेना तैयार अच्छी तरीके से, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, बस आपको रिवीजन कराने आया हूं मैं इस क्लास में, रिवीजन कर लेना बस अच्छी तरीके से। अगला चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, यानी पहला चैप्टर में बहुत कुछ देखे जाएगा, पहले चैप्टर की सारी चर्चा मैंने आपके सामने कर ली है, आप अच्छे से तैयार कर लेना उसको, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे इसमें। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से लंबवत दिशा से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का वैसे ही मतलब ये होता है फ्लक्स रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर होता है फॉर्मूला, फाई बराबर होता है E.dA होता है वेक्टर में, बस इसे खोल देंगे तो EDA cos थीटा हो जाएगा, EDA cos थीटा हो जाएगा। और आपको बता दूं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है, ये इसके मात्रक हैं और ये एक अदिश राशि है। और इसका विमा क्या होती है? ML/Q T-3 A इनवर्स इसकी क्या होती है बच्चा? विमा होती है, अच्छे से तैयार कर लेना। अब कह रहा है गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, इसे ही गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या है आपको ध्यान रखना है, फाई बराबर होता है Q/ε0, यानी वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा का फॉर्मूला Q/L होता है, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और एक पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला सवाल काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, Q/A होता है, सिक्योर वाला फॉर्मूला है, ध्यान कर लो, ठीक। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग काफी पूछे जाते हैं, यहीं से डेरिवेशन भी बनते हैं। दो समान आवेशित समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर σ/ε0। और अगर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व काफी इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई के इसका डेरिवेशन, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो तो E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r होता है मेरे शेरों, छाप लेना, डेरिवेशन को तैयार कर लेना, पेपर के लिए पक्का कर लेना। ऐसे ही अनंत विस्तार की कोई समतल प्लेट के लिए आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो फॉर्मूला होता है, देखो अगर दो समान आवेशित समांतर प्लेट हैं तो σ/ε0 होता है। अगर उसने अनंत विस्तार कह दिया तो बस उसके सिग्मा जो ε0 है उसमें 2 लगा देंगे बस फॉर्मूले में, और कोई अंतर नहीं है, ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है, ये बस 2 का अंतर है। इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे वैद्युत फ्लक्स से क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए पूरा। आप फाई बराबर E.A से लिखेंगे, पूरा लिख देंगे। इस तरीके से मैंने बताया क्वेश्चन किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने हैं। इस तरीके से पिछले चैप्टर में गॉस की प्रमेय के आपसे अनुप्रयोग के डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, चादर वाला डेरिवेशन है, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व पर सवाल हैं गॉस की प्रमेय के, उनको सवालों को कर लेना। तीसरा चैप्टर हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करने जा रहे हैं, स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता वाला चैप्टर है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? V बराबर W/Q0 फॉर्मूला होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है इसका मात्रक, और विमा होती है ML² T-3 A इनवर्स ML² T-3 A इनवर्स, इसकी क्या होती है मेरे शेरों? विमा होती है। वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमें काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। और अगर आपसे वैद्युत विभवांतर पूछे दो बिंदुओं के बीच में, जैसे A और B के बीच में पूछे, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0 हो जाएगा। वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है। इसकी विमा ML² T-3 A इनवर्स होती है। जो विमा विभव की होती है वही इसकी विमा होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा?
पावर इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना, तो जुड़ जाएगी, तो -16 हो जाएगा, 1.6 10 की पावर -16 जूल हो जाएगा। इस तरीके से इस चैप्टर को आपने यहाँ पे पढ़ा। कुछ डेरिवेशन है जैसे पहले के, देखो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पहले चैप्टर से कनेक्टेड ये पूरा पूरा तुलना करके होगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना हो तो V बराबर 1/4πε0 Q/R फॉर्मूला होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q/R² होता था। ध्यान कर लो अच्छे से ध्यान कर लो, ठीक है। अगर ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश के कारण पूछ रहा है, तो आवेश अगर धन का है तो जोड़ देंगे, ऋण का है तो घटा देंगे। अब विद्युत ध्रुव के कारण विभव पूछ रहा है तो P/R² फॉर्मूला होगा, V बराबर 1/4πε0 P/R² वोल्ट में होगा। और निरक्षीय स्थिति में हमेशा ध्यान रखना शून्य होता है विभव का मान, विभव का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। अब विभव प्रवणता काफी इंपोर्टेंट है, लघुत्तरी प्रश्न बनता है यहां से, यानी विभव प्रवणता होता है विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन, यानी -ΔV/ΔX होता है। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, E बराबर -ΔV/-ΔX विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। विभव प्रवणता की विमा क्या होती है मेरे शेरों, MLT-3 A-इनवर्स इसकी विमा होती है, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कुल मिला के विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, अच्छे से छाप लेना। ये मैं जितने क्वेश्चन आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूं, ये विकल्प और लघुत्तरी दीर्घ सब के लिए काम आ जाएंगे, अच्छे से तैयार कर लेना। सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सम विभव बराबर हो जाए, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। कुल मिला के अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी जाती है आपसे, तो U बराबर होता है फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R, खाली R होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का जूल होता है। विमा जो कार्य की होगी, जो इसकी होगी, ml² T-2 इसकी विमा होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। यह एक अदिश राशि होती है, कार्य एक अदिश राशि है, ऐसी यह अदिश राशि होती है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, काफी ज्यादा पूछा जाता है, कर लेना। अब यहां से दो कंडीशन आपकी आनी है, अगर θ1 0 है, θ2 90 है, तो कार्य कितना करेगा, W बराबर PE। अगर θ1 0 है, θ2 180 है, तो कार्य कितना करेगा, W बराबर 2PE। कुल मिला के साम्यावस्था से किसी कोण पर अगर आप घुमाते हैं, ठीक है, द्विध्रुव को, तो W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा होता है, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब धारता से संबंधित चीजें बताऊंगा, सुन लेना अच्छी तरीके से। धारता क्या होती है, धारता कुल मिला के चालक की वैद्युत धारता C होती है। C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर फॉर्मूला क्या बनता है आपका, जल्दी से कोई कमेंट करके बता दो बच्चा, C बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, है ना। C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी कमेंट करके नहीं बताया, कमेंट कर करके बताओ बच्चा जल्दी जल्दी से, C बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चलो अब यहां से देख लो, Q बराबर C भी होता है फॉर्मूला, के सब ध्यान रखना है आपको, Q बराबर C भी। तो कुल मिला के C यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम चालक की वैद्युत धारता कहते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है। और आपको बता दूं इसकी विमा है M इनवर्स L-2 T4A2 होता है, M इनवर्स L-2 T4A2 इसकी विमा होती है। और धारता चालक के आकार, आकृति और माध्यम और अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। किसी विलगित गोलीय चालक की धारता क्या होती है बच्चा, C बराबर 4πε0A होती है। यहाँ ए क्या है, चालक की त्रिज्या है, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या है। और डेरिवेशन बेटा तैयार कर लेना, ऊर्जा की हानि का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओवेनिस्ट विभव का फॉर्मूला क्या रहता है, V बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारता होती है। टुकड़ों में डेरिवेशन पूछा जाएगा जी, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बट्टे और संयुक्त धारता या कुल धारता C1 प्लस C2 होती है, उस डेरिवेशन में रख देंगे। और आवेश का पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश लगा के C1 C2 बट्टे 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। अच्छे से तैयार कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा समायोजन होता है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को इकट्ठा कर सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक चालक को एक ऐसा संधारित्र माना जा सकता है जिसकी दूसरी प्लेट हमेशा किस पर होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए, तभी संधारित्र माना जाएगा। ठीक है, परावैद्युत व्यंजक विभवांतर किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के भंजन हुए बिना
नष्ट हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर को के अधिकतम मान को, यानी विभवांतर के अधिकतम मान को हम परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र पर डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान को घूमने में के उसके पूर्व मान की क्या हो जाती है, के गुना हो जाती है। कुल मिला के सी बराबर के सी जीरो। शून्य शब्द जहां आ जाए समझ लो निर्वात की बात कर रहा है, वायु की बात कर रहा है आपसे वो। अब संधारित्रों को जोड़ने का सिद्धांत समझ लो, यहां से एक सवाल आना ही आना है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम पर छाप लेना पक्का आना है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे संधारित्र को हम दो समांतर लाइनों से प्रकट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को एक इसमें लाइन प्लस क्यू की होती है, एक होती है माइनस क्यू की। कुल मिला के आपका श्रेणी क्रम है तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा। तो कुल मिला के टोटल कितना हो जाएगा, c बराबर c1/n हो जाएगा। अगर आपका मान लो समांतर क्रम का संयोजन है जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 हो जाएगा। बहुत सारे जोड़ेंगे तो c बराबर n c1 हो जाएगा। सीधी सी बात है। समांतर प्लेट संधारित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला होता है k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अगर इसमें कोई प्लेट युक्त कोई चीज भर दें, इसमें पदार्थ भर दें, तो d माइनस टी के बगल में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के या t अपॉन के बन जाएगा फॉर्मूला। सीधी सी बात है, के ऊपर पहुंच जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन के, यानी ये फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका। इस तरीके से ही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हो गया, इनको नहीं पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना बता दिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परावैद्युतांक से संबंधित सवाल आ जाए तो के बराबर c/c0 होता है। के काकू फॉर्मूला ध्यान रखना, के काकू के बराबर c/c0। आवेश से संधारित्र की स्थिर ऊर्जा निकालनी है तो W या U बराबर कई फॉर्मूले होते हैं, इनको छाप लेना। क्वेश्चन सीधा सीधा विकल्प में पूछेगा और न्यूमेरिकल भी सीधा सीधा छोटा सा यहां से बन जाएगा। U बराबर 1/2 के स्क्वायर अपॉन सी होता है, या क्यू का मान रख दोगे तो 1/2 हाफ सी बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर या यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर हो जाएगा या हाफ क्यू भी हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूले बन गए यहाँ पे। और ऊर्जा घनत्व पर एक सवाल आना ही आना है, काफी इंपोर्टेंट है। ऊर्जा घनत्व लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर होता है हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मात्रक जूल प्रति मीटर क्यू होता है। और आवेश से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में बल पूछे तो F बराबर हाफ क्यू ई होता है। वांडे ग्राफ जनित्र को छाप लेना, लॉन्ग में चित्र सहित तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडे जनित्र क्या होता है, अति उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए इस उपकरण का यूज करते हैं। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है एक एक नंबर वाले। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है V बराबर W/Q, अर्थात मात्रक जूल प्रति कूलम निकलेगा। और कुछ सवाल हैं, 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके तल पर 10 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाए। ऐसे केस में तो केंद्र पर विभव कितना होगा, तो केंद्र पर विभव वही रहेगा जितना उसका विभव का मान है, 10 वोल्ट। काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन छाप लेना। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव की दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर E शून्य है तो विभव R दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, R दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 जूल होता है, ठीक है। एक सवाल पूछा है वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में। बेटा कमेंट करते रहो, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, कमेंटों को करते रहो, बस मैं रिवीजन कराना, बड़ी क्लास है इसलिए मैं रिवीजन में लगा हुआ हूँ, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए मेरे शेरों। आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मेरे शेरों। लव यू मेरे शेरों, लव यू शेरनियो, सबको मैं बहुत ज्यादा बेटा आप लोगों के लिए ही आपका गुरु भाई लगा हुआ है जी जान से। तो बस आप लोग भी लगे रहो, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हर बच्चे तक पहुंचा देना और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करा लेना। अब आगे देखो, वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी है, मान लो E और V है, और विभव कितना है, V है। अब वो संबंध पूछ रहा है द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर आपसे तीव्रता और विभव के बीच में संबंध पूछ रहा है। एवर वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, E बराबर फॉर्मूला होता है V/R होता है, फॉर्मूला तैयार कर लेना बस अच्छे से। फॉर्मूला ये काफी बार पूछा गया है। अब सवाल मैं बता रहा हूं आपको, इस सवाल को अच्छे से देख लेना, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। वायु में 1 सेमी की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो U का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। तो 1 माइक्रोकूलम में दोनों आवेशों का मान तो रख देंगे, इन मानों को काटपीट कर लेंगे, 0.9 जूल आंसर आ जाएगा। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत ध्रुवावुड P वाले वैद्युत ध्रुव को 90 अंश से घुमाना है आपको। तो सीधी सी बात है, 2 कोण होते हैं, एक cos θ1 होता है, एक cos θ
2 होता है, तो दूसरे वाले को 90 से घुमा रहा है, पहला तो 1 है ही, दूसरे वाले को 90 से घुमाएंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, W बराबर P हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल दिया है, आपके बहुत सारे फॉर्मूलों पर ही क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान रखना। एक चित्र में आपको दिख रहा है ये संधारित्र की तुल्य धारिता निकालनी है, तो 1 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो फैरड दे रखा है आपको, ये 2 सीढ़ी क्रम में दे रखे हैं, उसके अलावा सब समांतर हैं। इसका सवाल देख लो, यहाँ पर है, अगले पेज पर आएगा इसका सवाल, अच्छे से समझ जाना। और अगला पेज है, इसमें आपका मैंने कहा है डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला डेरिवेशन, कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर ये है, यही यानी समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन तो आपको जबरदस्त करना ही करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, छाप लेना उसको। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इसने पूछा है कि प्लेटों के बीच में अगर कोई हम परावैद्युत पदार्थ पढ़ते हैं तो उससे धारिता पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इसके कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। कुल मिला के सी रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है 1/v। तो कुल मिला के पदार्थ भरोगे तो विभवांतर, अगर धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा, ये विशेष ध्यान रखें। अगला है, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, इसका जवाब ऊपर भी दे दिया है। इस टाइप का प्रश्न काफी आना ही आना है, छाप लेना पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से अंदर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न हो जाता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर धारिता बढ़ाएंगे तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v। ये 2 टाइप के प्रश्न मैंने दिखा दिए, काफी बार पूछेंगे, छाप लेना अपने हिसाब से, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, छाप लेना अच्छी तरीके से। एक ही टाइप का प्रश्न है ये, 2 बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छाप लेना। और एक डेरिवेशन आपका आना ही आना है, फिक्स है, v बराबर 1/4πε0 p/r²। अच्छी स्थिति का डेरिवेशन है। जैसे पहले वाले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, काफी सनों में आया हुआ है। उसी पैटर्न का डेरिवेशन है, एक तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर वो याद हो गया, वो तैयार हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई तो ये भी तैयार हो जाएगा। अब अगला एक सवाल है, बहुत धांसू सवाल मैं कराने जा रहा हूं, मोस्ट है, छाप लेना। इस टाइप का सवाल आना ही है, चित्र वाला। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो संधारित्र के दिए नेटवर्क में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की आपको गणना करनी है। तो सीधी सी बात है, हम सीधे करते जाएंगे। आप देख रहे हैं 3 माइक्रोफैरड, ये सारे जो संधारित्र हैं वो किस क्रम में है, आपके समांतर क्रम में संधारित्र हैं, समांतर क्रम में संधारित्र हैं। तो बस जोड़ देंगे इनको, 3 तिया क्या कर देंगे बेटा, 9 कर देंगे। इसके बाद ये 9 करने के बाद 9 और 18 किस क्रम में आ जाएंगे, सीढ़ी क्रम में, इन्हें जोड़ देंगे तो 6 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। अब 6 माइक्रोफैरड और आपका कौन सा, 6 माइक्रोफैरड और ये वाला जो 6 माइक्रोफैरड है आपका, ये समांतर क्रम में फिर हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे 12 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 12 माइक्रोफैरड, यहां तक सॉल्व हो गया पूरा, 12 माइक्रोफैरड। और ये 4 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में आ जाएंगे बच्चा, सीढ़ी क्रम में। अब सीढ़ी क्रम में करेंगे तो यहां से 3 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, केशव वाला फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर C भी लगा देंगे। सो ये आंसर यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां से 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। लेकिन सवाल में वो ये कह रहा है 4 माइक्रोफैरड संधारित्र वाले संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर निकालना है। तो V बराबर Q/C से आप 4 की कह रहा है वो आपसे, तो Q का मान कितना है, 6 है, और 4 की कह रहा है तो 4 पे लगा देना आप, यानी 3/2, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। देखो यहाँ डेरिवेशन में दिखाया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना अपने हिसाब से, तैयार कर लेना इस डेरिवेशन को, काफी इंपोर्टेंट है बच्चा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखो, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था वहां दे रखा था, वहां पे है ना, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल इस टाइप का आएगा, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट और 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में चेंज क्या आता है। तो एक फॉर्मूला होता है U बराबर ½ CV² वाला, बस अगर 2 दे रखी है तो 2 के हिसाब से घटा देंगे उसे। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, काफी बार पूछा गया, छाप लेना, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ऊर्जा पे पहले कह दिया, क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे, अच्छे तरीके से कर लेना तैयार। एक सवाल इस टाइप का दिया जाना है, मैंने कहा था 1
जहां फेरड दे रखा है तो आप क्या करेंगे, पहले इन्हें दोनों को सीडी क्रम में जोड़ लेंगे, एक और एक क्या हो जाएगा, ये से सीडी क्रम में जोड़ेंगे तो हाफ माइक्रो फेरड हो जाएगा। इसके बाद ये सब किस में जोड़े जाएंगे, समांतर में जोड़े जाएंगे आपसे, तो समांतर में जोड़ देंगे तो कुल मिला के 2.5 माइक्रो फेरड आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सवाल काफी पूछे जाते हैं, छाप लेना बोर्ड परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और सवाल है, तीन बराबर धारता के संधारित्रों पर समांतर फिर सीडी क्रम में जोड़ा जाता है। तीन बराबर धारता के संधारित्र हैं, पहले उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर सीडी क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य धारता का अनुपात बताइए। कोई बात नहीं है, पहले इन्हें समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, CP बराबर कर लेंगे पैरेलल के लिए, C + C यानी 3C निकल आएगा। फिर इनको किस में जोड़ देंगे, सीडी क्रम में जोड़ देंगे, C/3 निकल आएगा सॉल्व करके। दोनों का रेशियो निकालो, CP/CS करेंगे तो सीधी सी बात है C से C कट जाएगा, 3 × 9 यानी 9:1 आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप लेना। इस टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे शेरों। अगले प्रश्न की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ज्यादा समय नहीं गवाना है क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। वैद्युत चालन और ओम का नियम काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T या NE/T भी कर सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q = NE, और विद्युत धारा एक अदिश राशि है बच्चा, और इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। एक एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी एक एम्पियर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी तार के एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इतने ही समय में एक दूसरे सिरे से 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं बाहर। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग या अपवहन वेग किसे कहते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, इसे VD से प्रकट करते हैं। ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाहरी वैद्युत क्षेत्र में धनसिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या अनुगमन वेग VD बराबर होता है eV/ml। eV/ml होता है, टाउ का मतलब शांति काल है बच्चा यहाँ पे। अब अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, एक ही ट्रिक से कर लेना, मेरी से I anybody कर देना, I anybody से, ठीक है। इसके बाद धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व J से प्रकट करते हैं, और J = I/A होता है, J = I/A होता है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, जनीवडी वाला फॉर्मूला, J = NEVD वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। अब गतिशीलता तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, μ = VD/E होता है। गतिशीलता का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है, और गतिशीलता हमेशा धनात्मक होती है बच्चा। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है, अर्थात V ∝ I होता है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और अनुगमन वेग के आधार पर विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला R = ml/n² τA होता है, ठीक है। विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता कहलाती है। इसका मात्रक महो या ओम इनवर्स होता है। इसकी विमा M इनवर्स L-2 T3A2 होती है, M इनवर्स L-2 T3A2 होती है विद्युत चालकता की विमा। अब आ गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसे हम रॉ से प्रकट करते हैं। रॉ = E/J होता है, यानी R = रोला वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। इस पर सवाल काफी पूछे जाते हैं, छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है, और इसकी विमा ML3T-3A-2 होती है, ML3T-3A-2 होती है। और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, या विमा होती है M इनवर्स L-3 T3A2 होती है। अब ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परपथ होते हैं, जो नहीं करते हैं वो अनोमीय परपथ कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जिस परपथ में R का मान फिक्स नहीं रहता उसे अनोमीय परपथ कहते हैं, ठीक है। अब गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, डेल्टा R = ΔV/ΔI गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होती है। अगर आपसे पूछे ताप से संबंधित प्रतिरोध का फॉर्मूला तो RT = R01 + αT होता है। अल्फा प्रतिरोध का तापीय गुणांक होता है, विशेष ध्यान रखें। यहां तक क्लियर हो गया सारा। अब मिश्र धातुएं जो होती है मैग्नीज, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है।
ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत ऊर्जा पे सवाल आता है। वैद्युत ऊर्जा W बराबर वी क्यू फॉर्मूला होता है, W बराबर वी क्यू फॉर्मूला होता है। Q का IT हो जाएगा तो VIT इसका फॉर्मूला बन जाएगा। VIT W बराबर आई स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर R टी होता है फॉर्मूला। अब ऊष्मा के टर्म में पूछे तो H बराबर W बट्टे 4.2 या H बराबर आई स्क्वायर RT बट्टे 4.2 होता है फॉर्मूला। किलोवाट घंटा KW को कहते हैं, किलोवाट घंटा KWH को, और 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है बच्चा। और यूनिटों की संख्या निकालनी है तो VIT कर देना, वोल्ट एम्पियर घंटा कर देना बट्टे 1000 या वाट घंटे बट्टे 1000 कर देना। विद्युत शक्ति P बराबर फॉर्मूला VI होता है या P बराबर W बट्टे T होता है या I स्क्वायर R होता है या V स्क्वायर R होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों पे सवाल कंडीशन के अनुसार पूछे जाते हैं, वैसे इनको आप लगा सकते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, और या जूल प्रति सेकंड होता है। काफी बार पूछे गए इस पर सवाल, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अब अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, काफी बार पूछा गया। देखो सनों की झड़ी लग रही है, लघुत्तरी पूछे जाते रहते हैं, आप पता कर लेना। एक सवाल है कि 50 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई 2 गुनी की जा रही है, तो प्रतिरोध कितना होगा बताइए, प्रतिरोध कितना होगा की जा रही है। तो आप फॉर्मूला 1 लगाएंगे, R डैश बट्टे या R डैश बट्टे R बराबर फॉर्मूला होता है L डैश बट्टे L और A बट्टे A डैश, कुल मिला के रौला वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो दुगनी की बात कर रहा है तो ये दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी तो कितनी हो गई 4 गुनी। अब प्रतिरोध निकालना था तो R डैश बराबर R डैश बट्टे R बराबर कितना हो गया 4, तो R डैश कितना निकल आएगा तुम्हारा 4R निकल आएगा। 4 गुना काफी इंपोर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है, छाप लेना। चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है, ये काफी बार पूछा गया, छाप लेना इसको भी। लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां और द्रव्यमानों का रेशियो बताया गया 3 2 1 और 1 2 3 बताया गया। ये लंबाई का रेशियो है, ये द्रव्यमान का रेशियो है। तो फॉर्मूला प्रतिरोध का पूछ रहा है, अनुपात बताइए, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 में क्या रहता है। तो आप ध्यान रखना लंबाई का तो स्क्वायर होता है, द्रव्यमान सेम रहता है। ये प्रतिरोध का आपको विशेष ध्यान रखना फॉर्मूला, इससे आप अनुपात निकाल लेना। क्या निकल आएगा 27:6:1 का अनुपात निकलेगा, 27:6:1 का अनुपात निकलेगा। 5वां चैप्टर किरचॉफ के नियम और वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत सेल किसे कहते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन करते चलो, 5वां चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वैद्युत सेल कहलाती है। फॉर्मूला होता है, अब विद्युत वाहक बल E का फॉर्मूला क्या होता है, W बट्टे Q होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। सेल से प्राप्त धारा I होती है, E बट्टे R प्लस R फॉर्मूला होता है इसका। सेल से धारा लेते समय इसके सिरों का विभवांतर कितना होता है, V बराबर E माइनस IR होता है। और सेल को आवेशित करते समय इसके सिरों का विभवांतर कितना हो जाता है, V बराबर E प्लस IR हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1 होता है, ठीक है। वैद्युत सेल को परपथ में 3 प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सबके अपने अपने फॉर्मूले दे दिए उसने। किरचॉफ के नियम कितने होते हैं बच्चा, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम संधि नियम कहलाता है, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। यानी सिग्मा I बराबर 0 हो जाता है धारा के ओर, यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं। संधि की ओर जो आती हैं वो जोड़ी जाती हैं, दूर जाती हैं वो माइनस की जाती हैं। इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है। दूसरा है लूप का नियम या वोल्टता का नियम, काफी इंपोर्टेंट है। एक और चीज आपसे विकल्प में पूछा जाएगा कि संधि का नियम या धारा का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये विशेष ध्यान रखें। लूप का नियम या वोल्टता का नियम क्या होता है कि सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E, यानी कुल मिला के विद्युत वाहक बल आपके सिग्मा IR के बराबर होता है। 2 लूप होते हैं इसमें, उसके हिसाब से बंद पास बनाए जाते हैं और बंद पास का नियम भी कहते हैं, इसे पास का नियम भी कहते हैं। उसके हिसाब से इस पर धारा पर आप जो है इसको सवाल को करते हैं। दूसरा नियम जो है किरचॉफ का, वो किस नियम पर आधारित है, विशेष ध्यान रखें, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और पहला आवेश के संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 4 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं, आपके 4 अज्ञात प्रतिरोध होते हैं, PQRS होते हैं। उनका फॉर्मूला होता है संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है। इनमें 3 पता होंगे, एक निकालना होगा।
ठीक है, और बीच में गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहनी है, ये ध्यान रखना। मीटर सेतु होता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चनों में तैयार करने हैं व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के दोनों नियम, ठीक है। और चित्र बना लेना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। और अज्ञात प्रतिरोध, अगर अज्ञात प्रतिरोध पर फॉर्मूला क्या रहता है, एस बराबर आर 100 - L / L, फॉर्मूला विशेष ध्यान रखना, इसी को लगाना है आपको। विभव मापी का फॉर्मूला होता है K बराबर E/L होता है, और इसका मात्रक क्या होगा, विभव मापी का वोल्ट प्रति मीटर है। विभव मापी ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है, ठीक है। विभव मापी का सिद्धांत आपको मैंने बता दिया, K बराबर V/L से आप विभव प्रवणता से निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आंतरिक प्रतिरोध इसमें निकाला जाता है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और L1/L2 क्या हो जाता है, -1 से आप निकाल देते हैं। ये आपका विभव मापी का सिद्धांत हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो तो E1/E2 बराबर L1/L2। छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे काफी बार, जैसे ये व्हीटस्टोन सेतु का सवाल दिया है। व्हीटस्टोन की ये खासियत है कि आप इन प्रतिरोधों को आप जोड़ के देख लेना, मतलब सॉल्व करके देख लेना, अगर बराबर आ जाए तो समझ लेना व्हीटस्टोन है। जैसे 2/3 बराबर 4/6, 2/3 यानी बराबर है, व्हीटस्टोन सेतु को लागू कर रहा है, तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। इस टाइप के सवाल आपसे काफी बार पूछे जाते हैं, छाप लेना, अच्छे से कर लेना। वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर पूछा है। वैद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर की तुलना से ज्यादा होता है। विभवांतर बंद परपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में हमेशा कम होता है, ये अधिक होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। खुले परपथ में सेल के सिरों के बीच विभव का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, और ये बंद परपथ में सेल के सिरों के बीच विभव का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर कहलाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य परपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, और बंद परपथ में विभवांतर का मान परपथ के दोनों बिंदुओं के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल किसी सेल से आवेश के गमन में किए गए कार्य को प्रकट करता है। विभवांतर शब्द विद्युत परपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन हैं। एक सवाल दे रखा है, इस सवाल को देख लें। इस टाइप का सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखें, किसी संधि की ओर जो धारा आ रही है ना, उसे तो आपको जोड़ना है, और जो जा रही है उसे घटाना है। तो आ रही है तो 10, अब कौन कौन आ रही है, एक आई आ रही है, और बराबर कर दो, और बराबर कर दो, क्या i + 10 हो गया। अब जा कौन रही थी, 4 जा रही थी, 3 जा रही थी, 6 जा रही थी, बस 4 और 3 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, और 10 + i हो गया, i बराबर 3 एम्पियर। इस टाइप के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, छाप लेना पेपरों में। इस तरीके से आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए, पूरे 5 चैप्टर पढ़ लिए। एक एक चैप्टर को मैंने जी जान से कराया। फिजिक्स के मैंने काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कराए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताना, बच्चा अभी क्लास, ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। आज इतने 5 चैप्टरों का रिवीजन कर लेना अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना, और फिर मैं आगे इन चैप्टरों का, मैं दोनों फिजिक्स के पार्टों को लेके आऊंगा, एक एक चीज का रिवीजन कराऊंगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन। क्लास को प्यार देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और हर उस बच्चे तक पहुंचाना जिसको जरूरत है। और क्लास में जो आ रहे हैं उनको तो पता रहेगी इस क्लास के बारे में, और जो नहीं आ पा रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं, उन्हें भी इस क्लास को पहुंचा देना। ठीक है बच्चा, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।